1980 के दशक में कश्मीरियों के मन में भारत और उसकी नीतियों के खिलाफ पनपता असंतोष सड़कों पर बेधड़क दिखने लगा था। यह असंतोष आतंकवाद और फिर अराजकता में बदलता चला गया और फिर एक ऐसा वक्त भी आया जब कश्मीर के हालात ऐसे हो गए कि मानो जैसे इंडियन स्टेट की मशीनरी कश्मीर में कोमा में जा चुकी थी। मगर ऐसा क्यों हुआ? 1980 के दशक के दौरान कश्मीर में इतने बड़े पैमाने पर आतंकवाद को फैलने से क्यों नहीं रोका जा सका? कश्मीर में 80 के दशक के घोर आतंकवाद के दौर के कारण रीजनल यानी कश्मीर राज्य के स्थानीय स्तर के हालात भी थे और ग्लोबल यानी वैश्विक भी थे। वैसे तो कश्मीर का मुद्दा भारत के लिए आजादी के बाद से ही टेढ़ी खीर रहा है, जिसके कारण थे क्षेत्र में सुलगता हुआ अलगाववाद और पाकिस्तान की बदनीयत हरकतें। मगर 1980 के दशक के आतंकवाद के दौर की कहानी शुरू होती है सन 1975 से। दरअसल 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को जोरदार पटखनी देने के बाद इंदिरा गांधी पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की निर्विवाद कद्दावर नेता बन गई। वहीं पाकिस्तान की हालत पतली थी। बांग्लादेश के टूटकर अलग हो जाने के सदमे से पाकिस्तान उबर भी न पाया था कि बलूचिस्तान में बगावत की आग फैल गई। पाकिस्तान लगभग पूरे 70 के दशक में बलूचिस्तान में फैली बगावत को कुचलने की कोशिशों में लगा रहा। ऐसे में कश्मीर के मामले में डबल गेम के उस्ताद कश्मीरी नेता शेख अब्दुल्ला के पास कोई बहुत ज्यादा विकल्प नहीं रह गए थे। पाकिस्तान ऐसी कमजोर स्थिति में था कि उससे मदद की उम्मीद बेमानी थी। वहीं इंदिरा ने शेख अब्दुल्ला को यह बता दिया था कि कश्मीर में जनमत संग्रह और स्वायत्तता की मांग को भूल जाने में ही उनकी भलाई थी। इसलिए 1975 में इंदिरा शेख अब्दुल्ला समझौते के तहत शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराने पर हामी भर दी और चुनाव के बाद वो कश्मीर के मुख्यमंत्री भी बन गए। मगर स्वायत्तता के मामले में भारतीय सरकार के सामने घुटने टेक कर शेख अब्दुल्ला ने कश्मीरियों के बीच अपना समर्थन खो दिया था। कई लोग उन्हें सत्ता के लालची के रूप में देखने लगे थे और उन पर यह आरोप लगने लगे थे कि मुख्यमंत्री पद के लिए उन्होंने कश्मीर का सौदा कर डाला था। ऐसे में अपनी खोई हुई सियासी जमीन वापस पाने के लिए दिल्ली में सेकुलरिज्म का राग अलापने वाले शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर में मजहब का सहारा लिया। शेख अब्दुल्ला अपने भाषणों में कश्मीरियों के हक के बजाय इस्लाम की बात करने लगे। यही नहीं बल्कि 1980 में शेख अब्दुल्ला ने लगभग 2500 कश्मीरी गांवों के पुराने नाम बदलकर इस्लामिक कर दिए। इस तरह से कश्मीरी अलगाववाद को धर्म का जोरदार तड़का लग चुका था। इस दौरान कश्मीर में आतंकी संगठन छोटे स्तर पर सक्रिय भी थे, मगर उन्हें जरूरत थी एक नापाक सरपरस्त की जो उन्हें अपने प्रॉक्सी वॉर के जरिए के रूप में इस्तेमाल कर सकता। सन 1979 में वैश्विक स्तर पर ऐसी बड़ी घटनाएं घटी जिनसे कश्मीर के छोटे मोटे आतंकियों के नापाक सरपरस्त पाकिस्तान के दिन पलट गए। वैश्विक स्तर पर आए हुए इन बदलावों से पाकिस्तान की कुवत इतनी बढ़ गई कि अब उसके पास कश्मीर में सक्रिय रूप से प्रॉक्सी वॉर चलाने और अराजकता फैलाने की हिम्मत और संसाधन आ गए। 1979 का साल दुनिया भर के मुसलमानों के लिए अभूतपूर्व था। 1979 में हुई घटनाएं आज भी मुस्लिम जगत को प्रभावित करती हैं, जैसे कि ईरान में इस्लामिक ताकतों द्वारा तख्ता पलट, मक्का के पवित्र मस्जिद पर सिरफिरे जिहादियों का कब्जा और अफगानिस्तान पर सोवियत रूस का हमला। इन सारी घटनाओं के परिणाम दूरगामी थे। सबसे पहले तो आयतुल्लाह खुमैनी जैसे निरंकुश मौलाना दुनिया भर के मुस्लिमों, जिनमें कश्मीरी युवा भी शामिल थे, के हीरो बन गए। मक्का के मस्जिद पर हुए हमले से सख्ते में आए सऊदी अरब के शासकों ने कट्टरपंथी विचारधारा को न सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में बढ़ावा देना शुरू कर दिया और अफगानिस्तान में सोवियत रूस के खिलाफ जिहाद के लिए पूरा मुस्लिम उम्मा एक हो गया। इस जिहाद की धुरी पाकिस्तान में ही थी। पाकिस्तान को सारे मुस्लिम देशों और अमेरिका से इफरात पैसे, जिहादी लड़ाके और हथियार मिलना शुरू हो गए। अचानक ही पाकिस्तान के दिन फिर गए और 1980 के आते आते पाकिस्तान ने इन हथियारों, पैसों और लड़ाकों के जोर पर कश्मीर में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश जोर शोर से वापस शुरू कर दी। इस बीच 1982 में शेख अब्दुल्ला की मृत्यु के बाद उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला कश्मीर के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने भी कश्मीर में शांति व्यवस्था बहाल करने के बजाय केंद्र और कश्मीर के बीच वही पुराने डबल गेम से अपनी राजनीतिक जमीन सुरक्षित रखना ज्यादा जरूरी समझा, क्योंकि वैसे भी कश्मीर में भारत विरोधियों और अलगाववादियों का पलड़ा धीरे धीरे भारी होता जा रहा था।
सन 1983 में कश्मीरी युवकों का पहला जत्था पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवाद की ट्रेनिंग लेने गया और धीरे धीरे युवाओं का पलायन कर आतंकवाद की ट्रेनिंग लेने का सिलसिला बढ़ता चला गया। उस समय एलओसी पर चौकसी इतनी दुरुस्त नहीं थी, सीमा पर बाढ़ भी नहीं लगी थी। अमन की आशा में पाक अधिकृत कश्मीर और भारत के बीच की सीमा खुली छोड़ दी गई थी, जिसका फायदा आतंकियों और पाकिस्तान में बैठे उनके सरगनाओं ने भरपूर उठाया। इस बीच सन 1984 में आतंकवादी संगठन जेकेएलएफ के संस्थापक मकबूल भट्ट को आनन फानन में फांसी दे दी गई, जिससे आम कश्मीरी लोगों के मन में गुस्सा और बढ़ गया और ये गुस्सा फूटा 1986 के कश्मीरी पंडित विरोधी दंगों में। जम्मू के सचिवालय के मंदिर में मस्जिद बनाने की मांग को लेकर और अयोध्या में राम मंदिर का ताला खोलने के विरोध में कश्मीरी मुस्लिमों का गुस्सा कश्मीरी पंडितों पर फूट पड़ा। इन दंगों से यह बात साफ हो चुकी थी कि कश्मीर कट्टरपंथ की ओर बहुत तेजी से अग्रसर था। इसके बावजूद भारतीय सरकार ने कश्मीरी अलगाववादियों और आतंकवादियों पर लगाम लगाने की कोई गंभीर कोशिश नहीं की, बल्कि कश्मीरी परिस्थिति का गलत आकलन करते हुए चुनावों की घोषणा कर दी। इन चुनावों में सभी कट्टर इस्लामिक पार्टियां मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के झंडे के तले एकजुट होकर चुनाव लड़ रही थी। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के इरादे नेक नहीं थे। वो सत्ता में आ जाते तो जम्मू कश्मीर विधानसभा को तथाकथित कश्मीरी आजादी के लिए एक मंच के रूप में इस्तेमाल करते, मगर तत्कालीन सरकार और प्रशासन ने भी मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट की चुनौती का सही ढंग से सामना नहीं किया और कश्मीर के लोगों का विश्वास जीतने की बजाय शॉर्टकट वाला विकल्प चुना, यानी कि चुनावों में धांधली। और 1987 में हुए इन चुनावों के बाद कश्मीर में बचा खुचा अमन भी खत्म हो गया। इसके बाद 1989 में अफगानिस्तान में 10 सालों से चला आ रहा युद्ध भी समाप्त हो गया। इस युद्ध में न सिर्फ सोवियत रूस की हार ही हुई, बल्कि इस जंग के असर से सोवियत रूस इतना कमजोर हो गया कि कुछ ही समय में टूटकर बिखर गया। पाकिस्तान अब अफगानिस्तान में सोवियत रूस के खिलाफ जिहाद के नाम पर मिले हुए हथियारों, भाड़े के लड़ाकों और अन्य संसाधनों को बेफिक्री से कश्मीर की प्रॉक्सी वॉर में झोंक सकता था। और इसके बाद कश्मीर में जो कुछ भी हुआ वो अब भारत के इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसे याद करना बेहद तकलीफदेह है और जिसे भूल जाना एक बहुत बड़ी गलती। सवाल यह उठते हैं कि भारत ने ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल गलतियां की जिससे कश्मीर में इतने बड़े पैमाने पर आतंकवाद फैल गया और उसे रोका नहीं जा सका। भारत की तरफ से सबसे पहली गलती तो 1971 की जंग के बाद ही हो गई थी, जब पूरे 1970 के दशक में पाकिस्तान की हालत पतली थी। सबसे पहले पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए। पाकिस्तान सालों तक बलूचिस्तान में बलूच फ्रीडम फाइटर्स से लड़ता रहा। न ही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अच्छी थी और न ही उसकी फौज में कोई दम रह गया था। इसलिए मौके का फायदा उठाकर भारत को कश्मीर समस्या का स्थायी समाधान कर देना चाहिए था, यानी कि चरणबद्ध तरीके से धारा 370 का खात्मा, सीमा की जोरदार नाकाबंदी और कश्मीरी आतंकियों का सफाया। मगर इंदिरा गांधी कश्मीर मामले पर दूरदर्शिता दिखाने में असफल रही और शेख अब्दुल्ला के साथ सिर्फ एक समझौते तक ही सीमित रही। इससे पाकिस्तान कश्मीरी आतंकवादियों और अलगाववादी नेताओं को फिर से संगठित होने का मौका मिल गया। दूसरी गलती थी शेख अब्दुल्ला और दूसरे कश्मीरी नेताओं की सांप्रदायिक राजनीति पर लगाम न लगाना। बारूद के ढेर पर बैठे कश्मीर में धर्म के नाम पर उन्माद को बढ़ावा देना एक घातक गलती साबित हुई। केंद्र सरकार को पहले ही शेख अब्दुल्ला के सांप्रदायिक बयानों और फैसलों पर लगाम लगानी चाहिए थी, मगर केंद्र सरकार ने इस मामले को नजरअंदाज करना ही बेहतर समझा और इसके नतीजे आज हम सबके सामने हैं। इसके अलावा 1979 में शुरू हुए सोवियत अफगान युद्ध से 80 के दशक में पाकिस्तान को कितना फायदा होगा, इसका अंदाजा भारत को नहीं था। इस बात का पता तो इसी से चल जाता है कि जब 80 के दशक में कश्मीर में पाकिस्तान की शह पर अराजकता और आतंकवाद ने अपने पैर पसारने शुरू किए, तो भारत सरकार इनसे निपटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वहीं पाकिस्तान के शातिर और क्रूर तानाशाह जियाउल हक के पास 3 चरणों में कश्मीर में आतंक फैलाने का मास्टर प्लान था, जिसे आज कोई जिया प्लान तो कोई ऑपरेशन टोपाक या फिर कश्मीर प्लान कहता है। वहीं भारत के पास कोई चरणबद्ध प्लान नहीं था जिससे कश्मीर में शांति व्यवस्था बहाल हो पाती। यहाँ तक कि 1980 के पूरे दशक के दौरान पाक अधिकृत कश्मीर की सीमा
खुली पड़ी रही। लोग बेधड़क सीमा पार आते जाते रहे। कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों की भी भारी कमी थी। उदाहरण के लिए 1990 में कश्मीरी पंडितों के पलायन के बाद भी पूरे कश्मीर में मात्र 2.5 लाख सैन्य बल ही तैनात थे। उसकी तुलना में आज कश्मीर में 8.5 लाख सुरक्षा बलों की तैनाती है। लोकल इंटेलिजेंस से आने वाली रिपोर्ट्स को भी बार बार नजरअंदाज किया गया। यहाँ तक कि फारूक अब्दुल्ला सरकार ने 70 से भी ज्यादा दुर्दांत आतंकवादियों को रिहा कर दिया, जो कि जल्द ही कश्मीर में आतंकी संगठनों के स्थानीय कमांडर बन गए। और अगर हम उस समय के केंद्र सरकार की तरफ देखें तो राजीव गांधी की अपरिपक्व नीतियां भी काफी हद तक कश्मीर के हालात बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार थी। राजीव गांधी का व्यक्तित्व बहुत ही शांत और अंतर्मुखी था, मगर एक प्रधानमंत्री के रूप में वो बिना किसी खास तैयारी के बहुत कम समय में बहुत कुछ हासिल करना चाहते थे। जिस तरह से उन्होंने कश्मीर और श्रीलंका की समस्या को हल करने का प्रयास किया, उसी से ही उनकी अपरिपक्वता का पता चल जाता है। कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए तैयार नहीं था। आतंकी गतिविधियां अपने चरम पर थीं और भारत सरकार के खिलाफ लोगों में बहुत गुस्सा था। फिर भी कश्मीर में चुनाव करवाए गए और वो भी विवादास्पद तरीके से। इससे भारत की सरकार ने कश्मीरियों का बचा कुचा भरोसा भी खो दिया। और आखिर में इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भारत और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था। अगर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भारत के मुकाबले कमजोर होती तो वो कभी भी भारत में दशकों लंबा प्रॉक्सी वॉर नहीं चला पाता। और 1970 के दशक में यही हुआ भी था। मगर 1980 के दशक में जहां भारत की परमिट राज वाली सोशलिस्ट अर्थव्यवस्था अपनी आखिरी सांसों पर थी, वहीं पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन 1980 के दशक में भारत से कहीं अच्छा रहा। वहीं पाकिस्तान के पास अफगान सोवियत युद्ध के नाम पर अमेरिका और अरब देशों से लगातार आर्थिक मदद और डोनेशन आते रहे, जिसका कोई हिसाब ही नहीं था। सोवियत रूस के अफगानिस्तान से वापस जाते ही पाकिस्तान ने अपना खजाना कश्मीर में कोहराम मचाने के लिए खोल दिया। वहीं भारत की अर्थव्यवस्था अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रही थी। 1990 में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद अपने चरम पर था। इसके एक साल के अंदर ही 1991 में दिवालिया भारत को अपना सोना भी गिरवी रखना पड़ा देश चलाने के लिए। ऐसी परिस्थिति में भारत के लिए कश्मीर में आतंकवाद रोकना और भी मुश्किल हो गया। तो ये थे वो कारण जिनकी वजह से भारत 1980 के दशक में कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को नहीं रोक पाया। वीडियो में दी गई जानकारी पर आपका क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। काला कबूतर चैनल सब्सक्राइब करें ताकि समसामयिक विषयों, विचार मंथन योग्य मुद्दों और रोचक तथ्यों पर बने हमारे वीडियोस आप तक पहुंचे जल्द से जल्द।